वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इसका मतलब है कि आप कंपनी को बंद करने लगे हैं, ठीक है। ये हम इसकी इजी ट्रांसलेशन है दैट कॉर्पोरेट ऑर्डिनेंस जो हम हमारे पास है पूरा का पूरा। तो उसको हमने इस तरह से लिखा है ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर सकें एज अ क्वेश्चन इन योर पेपर। तो उस हिसाब से ये वाइंडिंग अप द कंपनी टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि यू आर अबाउट टू क्लोज डाउन, लिक्विडेशन कर रहे हैं, ये भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। वाइंडिंग अप का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, क्लोज करने का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। ये बात है। इसको देखते हैं होता क्या है इसमें। अच्छा जी, देख लेते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी कैन बी टर्मिनेट। देखो ये टर्मिनेशन का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, लिक्विडेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, और मैंने बाइंडिंग अप, सीज टू एग्जिस्ट, ये सारे लीगल जार्गन हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे कैंसलेशन ऑफ अ कंपनी, ये भी लफ्ज इस्तेमाल होता है कई जगहों पे। ये सबका एक ही मतलब है कि आप कंपनी बंद कर रहे हैं, बस इन शॉर्ट। तो ये बात है, कभी किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। लेकिन वैसे जो इसकी जब कंपनी बनाते हैं ना, तो इसकी assumption ये होती है कि गोइंग कंसर्न, आपने शायद प्रिंसिपल पढ़ा हो कि कंपनी इस नियत से नहीं बनाते कि हमने 2 साल बाद बंद कर देनी है। वो इस नियत से बनाते हैं कि इट विल रिमेन फॉर एवर। बट स्टिल समटाइम देयर आर सिचुएशन की जब आपको ये करना पड़ जाता है, आपको कंपनी बंद करनी पड़ जाती है, वाइंड अप करना पड़ जाता है बिजनेस को। तो इसको कहते हैं जब कंपनी को डिसॉल्व करे होते हैं। ये कुछ टर्म्स आप देख लें जो मैं यूज कर रही हूँ, ये इसको कहते हैं कि आप कंपनी को बंद कर रहे हैं। सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रही है सारी। The winding up of a company is a proceeding in which the company business is closed down, sell off its asset, यानी कि बिल्कुल आपने क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए, सब क्लोज करके बिजनेस आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सब पैसे जो रेजिडुअल इनकम थी वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और आपने बंद कर दिया बिल्कुल खाता उसका। तो ये बात। तो इसके दो तीन मोड्स हैं। एक है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, और वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ये तीन इसके बेसिक मोड्स हैं जो हमने इसमें डिस्कस करने हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कैसे, कंपल्सरी क्यों है, ये आगे इसकी रीजन भी देखते हैं। और ये बात है, तो ये वॉलेंट्री वाइंडिंग अप जो है वो क्रेडिटर्स की वजह से भी हो सकती है और मेंबर शेयर होल्डर्स की वजह से भी हो सकती है। तो ये भी आगे चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली उसका ओवरव्यू है कि क्या है। सबसे पहले कंपल्सरी वाइंडिंग अप, ये भी होती बाय द कोर्ट ही है, लेकिन देखें कैसे है ये। Two things must be shown before the court will make a binding order on petition। petition मतलब रिक्वेस्ट पे, आपने अगर रिक्वेस्ट करें कोर्ट से कि वाइंड अप करनी है हमने, तो उसके लिए दो चीजें हैं जो मैंडेटरी हैं। पहली बात ये दैट द पिटिशनर हैड द राइट टू प्रेजेंट, यानी कि जो ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है कोर्ट में कि भाई इसको बंद करना है हमने, उसके पास ये राइट भी है। और कोई ऐसी रीजन होनी चाहिए जो जस्टिफाइंग रीजन हो कि जिसकी बेसिस पे आप इसे बंद करना चाह रहे हैं। ऐसे किसी चलते देखो ना, ये सारा जो सारा प्रोसेस है, कॉर्पोरेट लॉ बनाया गया है, ये कंपनी लॉ के लिए बनाया है, एसईसीपी रेगुलेटर है उसको आपके लिए अरेंज किया है, इसके अलावा स्टॉक मार्केट है वो आपके लिए सेटअप की गई है। ये सारे जो सारा एक आपके लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट किया गया है टू फैसिलिटेट एंड ग्रो बिजनेसेस के लिए, ताकि आपकी इकोनॉमी अल्टीमेटली जनरेट करेगी ना। जितने भी ज्यादा बिजनेस होंगे उतना ज्यादा पैसा जनरेट होगा, उतना ज्यादा जीडीपी आपका बढ़ेगा, वो इकोनॉमी को फायदा होगा। ये सारा पर्पज इसलिए है ना, इसलिए इनकरेज किया जाता है कि आप इस तरह करें। तो जब ये बंद करें इसका मतलब है कि आप उसके ऑपोजिट, उसके रिवर्स काम करें, तो आपसे पूछेगा तो सही कानून के क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो जस्टिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। वो क्या हो सकते हैं ग्राउंड्स, वो देख लेते हैं। अ कंपनी में बी वाउंड अप बाय द कोर्ट इफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स आर देयर। पहली चीज ये है कि कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास की हुई थी कि एक जो हमने काम करना है वो करने के बाद हम उसे बंद कर देंगे, या उसने कर ली की हुई थी पहले से, या उसने कर ली है स्पेशल रेजोल्यूशन है, खास उन्होंने मीटिंग की है, मीटिंग में उन्होंने ये चीज डिसाइड किया, और खास तौर पे उन्होंने इसको स्पेशली ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए मीटिंग कॉल अप की, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने कंपनी को बंद कर देना है, और कोर्ट के थ्रू हमने इसे बंद करना है। क्योंकि कोर्ट के थ्रू लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि कोर्ट की जो डिग्री होती है वो फाइनल होती है, उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन भी कराई जा सकती है। देखो ना, ये सारा जो कानून हमने पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमने पढ़ा है, और उसमें हमने ये देखा कि भाई जो मसला हो गया तो आप ये कॉर्पोरेट लॉ, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो एक्टिवेट ही तब हो रहा था कि जब आपका कोई डिस्प्यूट आ गया। इवन अगर कोई ऐसी चीज भी आप कर रहे हैं अग्रीमेंट जो कि लॉफुल नहीं भी है, लेकिन दोनों पार्टी के बीच में है, तो वो आप अगर करते एग्जीक्यूट तो आप कर सकते थे। लेकिन आप बीच में कोर्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं इस तरह से कि आप उसको प्रॉपर उसके एसेंशियल्स को पूरा कर लेते हैं। कोर्ट को इन्वॉल्व करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट आ गया विद इन द पार्टीज, तो आप कोर्ट से एनफोर्स कराएंगे और फैसला लेंगे, उसे डिग्री लेंगे। तो ये जो सारी कोर्ट को इन्वॉल्व करने का मकसद ये होता है कि फिर कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन कराती है, वो बाइंडिंग होती है बाय लॉ, जरूरी होती है करना, इसलिए समटाइम्स वो कोर्ट के थ्रू करते हैं। तो ये इसमें इन्होंने ग्राउंड बताया। रीजन ये है कि पहली बात तो ये कि उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली। दूसरी बात ये है कि अगर कंपनी अपने जो डेट्स हैं वो पे नहीं कर पा रही, उस केस में कोर्ट से रिव्यू करते हैं, और वो एक प्रॉपर एक बाइंडिंग आपका प्रोसेस होता है, लिक्विडेशन से कहते हैं, वो फिर की जाती है। तो ये बात, इफ द कंपनी डज नॉट मैम ये कमेंस। कंपनी खुद
वाइंड अप करवाती है या कोई दूसरी पार्टी जो है वो ये पिटिशन के थ्रू जो ये है वो बंद कंपनी खुद करवाती भी करती है, और क्रेडिटर्स भी। अभी आप देखेंगे आगे कि क्रेडिटर्स भी समटाइम्स, क्रेडिटर्स तो आपके विद इन द बिजनेस नहीं इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ना, उन्होंने तो उनका तो काम ही होता है कि आपको है? नहीं पैसे मैम, दिए हैं इसमें उन्होंने। ये कंपल्सरी वाले में, इस केस में। कंपलसरी में आप की तरफ से ही होता है, मतलब आप एक तो है ना, जैसे जिसपे कोर्ट या कोई दूसरी है ना पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल वॉलेंट्री में खुद से होता है। कंपलसरी में ये जितने भी ग्राउंड्स आपको बताए हैं एज पर द 305 का जो एक्ट है उसके मुताबिक, कोई भी अगर सिचुएशन है, देखो ना, अगर लेट्स सपोज कंपनी अपने डेट्स नहीं पे कर पा रही, तो वो खुद अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगी, या स्पेशल रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया है तो वो खुद से जाएंगे ना कोर्ट से रुजू करेंगे, और वो खुद से ये चीज इनिशिएट करेंगे। कंपलसरी का मतलब ये होता है बाय द कोर्ट कि ये अब जरूरी हो गया है इसको करना, मतलब कोई ऐसी रीजन थी जिसकी वजह से अब ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि इसे बंद कर दिया जाए। तो ये बात है बेसिकली, ओके मैम। ये चीज समझ में आ रही। कर तो यही रहे हैं कि क्लोज ही हो रहा है, लेकिन रीजन क्या है कि अब कंपलसरी क्यों हो गई है, क्या वजह है। जैसे देखो, जब एक पीरियड, अब ये देखो पॉइंट नंबर 4 देखो, एक फिक्स था पीरियड फॉर ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी के, जब हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाया तो हमने लिखा कि भाई इस तब तक हम इसको जब ये हमारा पर्पस एक्सपायर हो जाएगा, जब तक ये हमारा पर्पस जिसके लिए हम बना रहे हैं कंपनी चलेगी, तो हम कंपनी को ऑन रखेंगे। अगर ये पर्पस हमारा अचीव हो गया तो कंपनी बंद कर देंगे। अब वो जो पर्पस है वो सालों साल भी चल सकता है, लेकिन अगर वो जल्दी क्लोज हो जाए तो हम कंपनी बंद कर देंगे। तो अगर वो पर्पस पूरा हो गया तो नाउ इट्स अ कंपल्शन दैट यू हैव टू क्लोज इट, क्योंकि आपने कहा है पहले। और फिर जैसे देखो, इफ द कंपनी डज नॉट कमेंस इट्स बिजनेस विद इन अ ईयर फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन और सस्पेंड इट्स बिजनेस फॉर अ होल ईयर, इस केस में भी जो वाइंडिंग अप है वो कंपल्सरी हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं इसमें देखो। ओके। या कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप। ठीक है, अगर एक कोर्ट भी ये समझती है, 5वां पॉइंट है, तो वो भी कर सकती है। द कंपनी हैज बीन यूज फॉर अनलॉफुल पर्पजेस, इस केस में भी बंद की जा सकती है, वो क्लोज की जा सकती है, कंपल्सरी हो जाता है वाइंड अप करना। और एनी पर्पस प्री जुडिशियल टू इनकम्पैटिबल विद द पीस वेलफेयर, यानी कि इन ये जो पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक वेलफेयर, मोरालिटी, इस इन चीजों के लिए अगर वो अनलॉफुल है तो वो भी कंपल्सरी है कि उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। company is used or act against the security of the nation if the company ceases to have a member। ये सारी जो रीजंस है ना, ये ग्राउंड्स आपको कंपनी लॉ प्रोवाइड करता है, इनमें से कोई भी अगर रीजन बनती है तो वो कंपल्सरी वाइंडिंग अप की तरफ जा सकती है। ये तो हम एज अ थियोरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं ना कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप है, या ये वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट ऑर्डर है, या ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप है। तो एक ये डिसाइड हमने करना है कि किस वजह से कर रहे हैं, उसके बाद प्रोसेस तो सारा सेम ही होगा ना। जो जो चीजें होनी है, जो भी आपके क्रेडिटर्स के क्लेम्स हैं, जो भी आप लिक्विडेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे, वो तो सेम ही होगा ना, वो तो उसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो ये बात, तो ग्राउंड्स यानी कि वो रीजन जो कि सेक्शन 305 के में स्पेसिफाई नहीं की गई और हो सकती हैं, वो ये है कंपनीज आर नॉट कन्फाइंड टू द ग्राउंड्स, यानी कि ये तो कुछ आपको रीजन बता दी ना। जैसे अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ गया कि भाई कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होगी, इसमें कौन करेगा, ये किसकी तरफ से जाएगी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि देखिए देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स एज स्पेसिफाइड बाय द लॉ। इन ग्राउंड्स में रहते हुए अगर वो करती है, कोई सिचुएशन ऐसी उससे मिलती जुलती हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो पिटिशन फाइल होगी बाय द कंपनी और वो उसे क्लोज कर दिया जाएगा। उसके अलावा भी सेक्शन 305 के अलावा भी कुछ ग्राउंड हो सकते हैं, वो क्या है। एनी ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप कैन बी मेड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे सब्सटेंस ऑफ द कंपनी हैज फेल्ड, जिस पर्पस के लिए वो बनाई गई थी और जो उसका पर्पस था वो उस पर वो पूरा नहीं उतरी। where the company has been formed to carry out a fraud or to carry out an illegal business, तो इस केस में भी if the company is a bubble, यानी कि वो दिखा कुछ रही है, ये यानी कि जैसे नहीं होता कि आप अंडर द कवर कुछ और बिजनेस कर रहे होते हैं, और आपने जैसे, या जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस आप कर रहे होते हैं लेकिन उसका पर्पस कुछ और होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कोई एसेट परचेज करनी है क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन देखने को मेरी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अंडर द कवर मेरा पर्पस ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपनी ब्लैक मनी को अवॉइड करना है। इस किस्म के जो है ना कि आपने दिखा कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, इस किस्म की चीज अगर डिस्कवर हो जाती है और कहीं से रिपोर्ट हो जाती है, तो भी बंद की जा सकती है कंपनी। तो ये जो देखो, अगर सारी रीजन को हम एक दफा अगर ओवरव्यू द्वारा दिलें इसका, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें ये ये जरूरी है कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। उसकी वजह ये है कि देखो, अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है तो ये इन माइक्रो पर्सपेक्टिव ये ठीक बात नहीं है फॉर द होल बिजनेस कम्युनिटी, और ये इस प्रॉपर जो सिस्टम के लिए एक खतरे का बाइस है। ये सारी जो रीजन है वन बाय वन अगर ग्राउंड्स को गौर करें, तो इस केस में जरूरी है कि इसको कर दिया जाना चाहिए। अब ये पिटिशन विद इन द कंपनी भी हो सकती है, लेकिन अगर देखो, अगर एक कंपनी फ्रॉड कर रही है या कंपनी सिस्टम की कोई एक्टिविटी कर रही है, तो कंपनी में से कौन जाएगा, तो सब फिर इसका मतलब है इन्वॉल्व है ना उसमें, मिले हुए हैं आपस में, तब तो इनमें से कौन जाएगा। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जो फाइल कर रहा है पिटिशन या जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, इसका पिटिशन मतलब एप्लीकेशन दरखास्त दे रहा है,
कि वो कंपनी का ही हो या कंपनी का बाहर का भी हो सकता है। तो मकसद बताने का और पढ़ने का ये है कि इट्स कंपल्सरी बाइंडिंग का। सही है, ये जरूरी ये है। जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। मैम ये जो बबल वाला क्या है, ये क्या है? इफ कंपनी इज अ बबल। बबल इज मतलब ये कि आप जैसे देखे ना, आप एक बबल क्रिएट किया हुआ है, एक ऐसे इमेज क्रिएट ये किया हुआ है कि कंपनी इज डूइंग समथिंग एल्स, लेकिन अंडर द कवर ऑफ द रिकॉर्ड वो कुछ और कर रही है। यानी कि या फिर ऐसे आप शेल कंपनी जैसे होती है ना, कि वो मौजूद होती है लेकिन उनकी बैकएंड उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, कोई इसका बिजनेस नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, लेकिन बताया हुआ है कि भाई ये कंपनी है, लेकिन कोई वर्किंग नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, या कोई, या जैसे लेट्स सपोज दिखाया हुआ है आपको कि वो कंपनी कुछ और करती है लेकिन अंडर द कवर वो कुछ और कर रही है। यानी कि लोगों को मैनिपुलेट किया हुआ है एक तरह से, फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन देके दिखाया हुआ कुछ और है लेकिन अंडर द कवर वो कुछ और कर रहे हैं। इस तरह की ओके चीज अगर रिपोर्ट मैम। हो जाती है, ये किसी भी इसमें हो सकता है ना, ये इसमें कोई स्पेसिफिक बात, जैसे अब इसने तो ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको इंस्टेंस दे दिया ना कि इसका कोई बिजनेस ही नहीं है या उसकी कोई एसेट्स ही नहीं है। यानी कि देखो ना, अगर एक प्रॉपर कंपनी होगी तो उसका एक फिजिकल लोकेशन होगी, जैसे हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पढ़ा, प्रॉपर उसकी जो चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव है, उसका लोकेशन है, उसका ऑफिस एड्रेस है, आप सारी चीजें पूरी कर दें लेकिन वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये इस सिनेरियो में कह रहे हैं कि लोगों को एक फॉल्स परसेप्शन दी हुई है। ओके मैम। तो ये बात, पिटिशन एंड एप्लीकेशन ये एक ही बात है, पिटिशन एप्लीकेशन एक ही बात है फॉर वाइंडिंग अप। हु मे पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, ये तुम्हारे सवाल का जवाब ही है किसी हद तक। सबसे पहली चीज ये सेक्शन 309, ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये रेफरेंस इसलिए दिया हुआ है कि मे बी समटाइम्स अगर आपको रेफर करने की जरूरत पड़ जाए तो आप देख लें वहाँ पर ऑर्डिनेंस में कि क्या बात लिखी हुई है। द कंपनी इटसेल्फ एन एप्लीकेशन, वो भी खुद भी कर सकती है, और एप्लीकेशन बाय द कंपनी allows the company to apply by to have itself compulsory order. General meeting is an appropriate venue to determine that the company may be, देखो अगर कंपनी खुद से ये डिसाइड करी है ना कि कंपनी को बाउंड अप कर देना चाहिए, तो फिर तो ऑब्वियसली वो अकेले, कोई अकेला बंदा तो नहीं कर सकता ये फैसला। आपने प्रॉपर एक बोर्ड हायर किया हुआ है, आपके मैनेजमेंट से कुछ बंदे होंगे, आपके शेयर होल्डर हैं, मोर स्पेसिफिकली जो फाउंडर्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बंदा डिसाइड कर लेगा, जाहिर है फिर मीटिंग होगी, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगी एंड देन ये फैसला किया जाएगा। लेकिन ये पिटिशन जो होती है ना, एप्लीकेशन, ये कोई भी दे सकता है, इसमें कंपलसरी रीजन देखा जाता है कि रीजन क्यों है, रीजन की क्या वजह है। अच्छा, एप्लीकेशन बाय कंपनी फॉर इट्स कंपलसरी बाउंडिंग अप, as it is a quite rare, it is a member's wish to liquidate their company, they will do and does not involve court। अगर वो चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं और कोर्ट को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। एनी क्रेडिटर इंक्लूडिंग अ कंटिजेंट और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर, यानी कि अगर वो ऑलरेडी है या वो मतलब किसी ना किसी तरह वो उससे एसोसिएटेड है, तो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन टू द कोर्ट प्रोवाइडिंग। अब देखो, अब इसमें दोनों बातें आ रही है ना, इसमें ये भी आ रहा है कि कंपनी खुद भी कर सकती है, और इसमें ये भी आ रहा है कि कंपनी ऑपरेटर इज नॉट अ, मतलब पार्टी तो है ऑब्वियसली, स्टेक होल्डर भी है, लेकिन वो उस इंटरनल उसमें नहीं आता। मैं जो कि इसमें आप ये कहें कि शेयर होल्डर है ये, या ये मैनेजमेंट का बंदा है, या ये बोर्ड डायरेक्टर्स में शामिल है, इन 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 कैटेगरीज में नहीं आता ये। लेकिन ये भी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे पैसे दिए हैं, इसका पैसा इन्वॉल्व है, इसका क्लेम भी पहला है, तो ये भी कर सकता है। तो ये बात है। फिर देखो, एप्लीकेशन बाय द क्रेडिटर्स, यूजुअली द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस फॉर कंपल्सरी बाइंडिंग अप आर प्रेजेंटेड बाय द क्रेडिटर्स ऑन द ग्राउंड दैट द कंपनी इज अनेबल टू पे डेट्स। अगर ये क्रेडिटर्स करेंगे तो ये सबसे मेन ग्राउंड होगा कि डेट्स नहीं पे कर पा रहे। इट परमिट्स द क्रेडिटर, जो भी है कंटिजेंट या प्रोस्पेक्टिव, कंटिजेंट मतलब किसी इवेंट की बेसिस पे आपकी लायबिलिटी निकल रही है, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि टू बी, मतलब आप करने वाले हैं मे बी, या प्रोस्पेक्टिव हैं, आप सोच रहे हैं कि आपने इसको देना है क्रेडिट या नहीं देना, दोनों सिनेरियोज में, या आपने किया हुआ है या प्रोस्पेक्टिव। देखो, ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर लेट्स सपोज मैं बैंक हूँ, या मैं तो कोई इस तरह का स्टेक होल्डर हूँ जो लिंक करता है टू द कंपनीज, तो अगर मेरा इस तरह का कोई भी एसोसिएशन है अदर देन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर, या मैं उस कंपनी में इन्वॉल्व हूँ या नहीं भी हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि कंपनी इज नॉट डूइंग सम, या कंपनी ने कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, और मुझे कोई इस किस्म की ऐसी इरेगुलरिटी नजर आती है, मैं जाके कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दूं, तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। जाहिर है उसको एप्लीकेशन को एड्रेस तो वो करेंगे ना, और इंटीमेशन तो देंगे कंपनी को। तो ये जरूरी नहीं होता कि आप एप्लीकेशन कोई भी दे सकता है बंदा, एज लॉन्ग एज योर ग्राउंड इज जस्टिफाइड, आप जो रीजन दे रहे हैं वो जस्टिफाइड है, तो वो कोई भी कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है, प्रोस्पेक्टिव लिखा है, कंटीजेंट लिखा है, और ये ब्रैकेट में, और इसीलिए क्राइटेरिया ओवरऑल लिखा हुआ है कि आप उसको कर सकते हैं टू अप्लाई फॉर कंपल्सरी बाइंडिंग अप इवन दो देयर डेट्स आर नॉट इमीडिएटली ड्यू। बेशक देखो ना, एक तो ये है कि मुझे ड्यू था और उसने दिया नहीं तो मैं कोर्ट में चली गई,
इवन अगर इमीडिएटली ड्यू नहीं भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इस काबिल नहीं है कि कंपनी आगे भी नहीं चल सकेगी, तो फिर भी मैं एप्लीकेशन फाइल कर सकती हूँ। यही बात इसने यहाँ पर बताई है कि वो कंटिंजेंट क्रेडिटर है, प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर है, एग्जिस्टिंग क्रेडिटर है, वो वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट को। इवन अगर उसके इमीडिएटली ड्यू नहीं है और आफ्टर एप्लीकेशन जमा करने के बाद कई महीनों बाद ड्यू है, लेकिन उसे लग रहा है कि कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, तो वो इतनी देर इंतजार नहीं करेगा, उसके पास ये राइट है कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, अनलेस कि उसका ग्राउंड जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अगर उसका ग्राउंड रीजनेबल है, और जाहिर है कोई क्रेडिटर इतना टाइम होना ज़ाया क्यों करेगा, जब तक कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होगा तब तक तो वो नहीं ना एप्लीकेशन फाइल करेगा, ये बात है। फिर देखिए कंटिंजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स क्या होते हैं। कंटिंजेंट यानी जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी जो अ पर्सन टू whom a debt is owed, payment of which is only due on occurrence of some event, कुछ किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रही है आपकी पेमेंट। व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर? देखो ये क्या होता है, क्रेडिटर टू whom a debt is due but not immediately payable नहीं है। प्रोस्पेक्टिव है कि मिल जाएगा लेकिन इमीडिएटली पेबल नहीं है। और कंटिंजेंट यानी किसी इवेंट की बेस पे और अराइज हो रही है आपकी लायबिलिटी, तो ये बात है। एप्लीकेशन बाय द कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ये भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज यानी कि पर्सनल आपका रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जैसे हमने बात की ना, कोई भी पिटिशन है ना, पिटिशन कोई भी फाइल कर सकता है जाके इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब देखो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी से क्या मुराद है, पर्सनल यानी कि आपका स्टाफ जो है, रिप्रेजेंटेटिव्स, डिसीज्ड कॉन्ट्रीब्यूटरी ये जो उसके उसके बिहाफ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, और द ट्रस्टी इन बैंक्रप्सी, कोई भी पार्टी जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। जैसे एज पर लॉ कॉन्ट्रीब्यूटरीज में कौन कौन लोग आ जाते हैं, अ पर्सन लाइबल एज अ मेंबर और पास्ट मेंबर टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट। अब देखो करंट तो है ही, वो तो कर ही सकता है, पास्ट मेंबर भी पहले कभी था और उसके कोई एसेट्स जो थे वो कंपनी में शामिल थे या किसी ना किसी तरह वो कंपनी से एसोसिएटेड था, और होल्डर ऑफ फुली पेड शेयर इन द कंपनी। तो ये किसी भी लिहाज से कॉन्ट्रीब्यूटरी इज अ जनरल टर्म, उसमें आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, सो एनीबडी हु बिलोंग्स टू द कंपनी इन एनी वे इन प्रेजेंट और पास्ट, वो इसमें आ जाता है। तो ये बात, कॉन्सिक्वेंसेज देख लेते हैं कि बाइंडिंग अप के क्या होते हैं। अगर लेट सपोज अगर ये पिटिशन फाइल होगी, कोर्ट जो है वो बाइंडिंग अप ऑर्डर में क्या करेगा इसको देखते हैं। एवरी ट्रांसफर ऑफ शेयर और अल्टरेशन इन द स्टेटस ऑफ मेंबर मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बाइंडिंग अप इज वॉइड अनलेस द कोर्ट, देखो कोई भी आप इसको फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी ये पिटिशन फाइल होने के बाद इस किस्म की, देखो जब जब ये चीज रेज हो जाती है ना, और जब आपको आप कंपनी को इस तरह की दो नंबरी कर भी रही है, जैसे हमने पिछले ग्राउंड में स्टडी किया, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्वियस सी बात है, अब फ्रॉड है वो हाईलाइट हो गया है, तो इसकी पनिशमेंट या पेनल्टी तो आएगी। इस केस में इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर रहे हैं या ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, आफ्टर दिस इशू हैज बीन रेज्ड और बाइंडिंग अप के रिलेटेड जो पिटिशन वगैरह है, इसमें इस सिनेरियो में, और लेट्स सपोज अगर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी आफ्टर दिस मेड विद इन, इसमें ये चीज होती है, देखो एक होता है प्रोस्पेक्टिव ऑर्डर और एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर। प्रोस्पेक्टिव ऑर्डर होता है जो आज लेट्स सपोज एक डिग्री आई है ना, आज एक फैसला आया है कोर्ट का, इससे आगे आज यानी आज 7 तारीख से आगे वो चीज चलेगी। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अभी लेट्स सपोज जो भी एक्शन हैं, जो भी सारी चीजें हम कर रहे हैं वो चलती जा रही है विद इन द कंपनी, और एप्लीकेशन फाइल हुई भी है और लेकिन कोर्ट की हियरिंग भी चल रही है। लेट्स सपोज आज ये एप्लीकेशन फाइल हुई है और कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो जुलाई में आता है, तो जुलाई में जो डिसीजन आएगा वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी कि एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 7 जून, क्योंकि आज एप्लीकेशन फाइल हुई थी। तो इस हिसाब से उन्होंने ये चीजें बताई नहीं है कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। एवरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और अल्टरेशन इन द स्टेटस ऑफ मेंबर मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप इज वॉइड। आप बेशक आज केस फाइल हो गया और ये वाइंडिंग अप या लेट्स सपोज ये चीज डिस्कस हो गई है, डिसाइड हो गई है, कंपनी वाइंड अप होगी, तो आपने जितने भी उस पीरियड के दौरान जो भी आपने काम किए हैं वॉइड होंगे। इसी तरह जो आपने विद इन 1 ईयर बिफोर द प्रेजेंट, ये पिटिशन के प्रेजेंट होने से पहले आपने 1 साल के अंदर अंदर जो भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी या कोई भी इस किस्म के फैसले किए हैं, वो सब वॉइड होंगे, वो सारे रेट्रोस्पेक्टिव होंगे। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब वो सब नल एंड वाइड हो जाएंगे। तो इसलिए जब तक ये मसला फिर हल नहीं होगा तब तक आपका कोई भी इस किस्म का जो जरूरी फैसला है वो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो यू हैव टू रिवर्स इट लेटर ऑन, अगर आपके अगेंस्ट फैसला आ जाता है तो। On winding up order, provisional manager ceases to hold office unless the court directs। तो इसका मतलब ये है ना कि अब मामला आपके हाथ से निकल के कोर्ट के हाथ में चला गया है, तो जब तक कंपनी अपने आप को डिफेंड नहीं करेगी और ये पोजीशन मेंटेन नहीं करेगी, तब तक ये वाले जो इंपॉर्टेंट फैसले, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि अब आप फैसला आपके अगेंस्ट आने वाला है, तो आप इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करें और फिर चीजों को अपने फेवर में करने के लिए ये कॉस्मेटिक चेंजेस और मैनिपुलेशन करने की कोशिश करें। तो ये बात, फिर आ जाते हैं देखें वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब ये होता है कि कंपनी सेल्फ डिसाइडिंग
कोई इस पे प्रेशर नहीं है, किसी ने बाहर से, कोई किसी ने क्रेडिटर ने, किसी कॉन्ट्रीब्यूटरी ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की, ना ही कोर्ट ने कुछ कहा है, कंपनी खुद से ये डिसाइड करिए, वॉलंटरली ये डिसाइड हो रहा है, म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि इट इज मोर पीसफुल कि म्यूचुअली दे आर डिसाइडिंग कि उन्होंने इसको बंद कर देना है। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब ये है वाइंडिंग अप बाय द मेंबर्स और क्रेडिटर्स और ऑफ अ कंपनी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इसमें ये होता है कि दो किस्म की जो है रेजोल्यूशन पास हो सकती हैं, ऑर्डनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डनरी रेजोल्यूशन कब पास होगी? व्हेन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स दैट द कंपनी इज बाउंड अप व्हेन द स्पेसिफाइड, ये देखो उसमें ऑलरेडी आर्टिकल में आपने मेंशन किया है कि हमारा जो स्पेसिफिक पर्पस है इसके लिए हम ये कंपनी बना रहे हैं, और जब ये पर्पस पूरा हो जाएगा तो हम कंपनी बंद कर देंगे। इसके लिए आपको कोई खास जिदोजहद करने की जरूरत नहीं, जिदोजहद से मेरा मतलब ये कि कन्विंस करने की डायरेक्टर्स को, क्रेडिटर्स को जरूरत नहीं कि हमने कंपनी बंद करनी है, क्योंकि चलता हुआ बिजनेस बंद करना इज मतलब देखो ना आपने कितनी मेहनत से और कितनी स्ट्रगल से पहले आपने रेगुलेटर और स्टॉक मार्केट और अपनी बिजनेस के ऑपरेशन एसेट सारी चीजें सेटअप की, सप्लायर्स क्रेडिटर्स ये सब एक सेटअप आपने बनाया और आप इसे बंद कर रहे हैं। तो ये इट्स नॉट एन ईजी थिंग, ये छोटा काम नहीं है ये करना इसको। तो लेकिन अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको पहले से ही यानी कि लीगली यू आर अलाउड टू डूइंग दिस, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो फिर आप इससे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं और फिर बात अपनी खत्म हो जाती है। तो जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है इसमें कोई ग्राउंड तो नहीं है, जाहिर है वॉलंटरी है तो वॉलंटरी में आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो इसमें कोई ग्राउंड तो रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन आपको जाहिर सी बात है आपको कंसेंट तो लेना है ना सबका, तो कंसेंट लेने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पे रिक्वायर्ड है जिसमें सबके साइन वगैरह होते हैं। तो ये बात है, तो ये इसमें बात है, ये इसमें ये भी चीज है देखो, एंड इट रिक्वायर्स नो ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप एंड इज यूज्ड इन एनी अदर केस सच एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लिक्विडेटर क्या होता है? सॉल्वेंट लिक्विडेटर ये होता है कि कंपनी देखो ना, एक ये चीज है कि कंपनी के पास अब पैसे नहीं है क्रेडिटर्स को देने के लिए और कंपनी को बैंकरप्ट हो गई है, ये खबर ज्यादा बुरी है और ये खबर ज्यादा रेपुटेशनल डैमेज कॉज करती है एज कम्पेयर टू कि अब कंपनी ने अपनी मर्जी से और किस वजह से पर्पज अचीव हो गया है, और ये कंपनी अभी ऐसा नहीं है कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, ऐसा नहीं है कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, लेकिन कंपनी ये चाहती है कि इसको बंद कर दिया जाए बिजनेस को, क्योंकि इसका पर्पस पूरा हो गया है और ये बाय लॉ भी, या कोई ऐसी खास वजह है इसकी वजह से वो स्पेसिफाई करके ये काम किया जा सकता है। अपनी मर्जी से कब कर सब कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि जंग आपस में कि अब तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट हमारा फैसला करके देगा, आपस में सब अपनी मर्जी से करें। तो ये जो रीजन है देखिए सॉल्वेंट लिक्विडेटर है, ये इज समवट अ पॉजिटिव न्यूज एज कम्पेयर टू द दैट थिंग कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई, वो कंपनी तो इंसॉल्वेंट हो गई है, कंपनी के पास क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसे नहीं रहे। तो ये इसका मतलब ये है कि पीसफुल एंड म्यूचुअल कंसेंट के साथ आप कर रहे हैं काम। और ऑर्डिनरी और स्पेशल में सिर्फ ये फर्क है कि अगर आपने पहले से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई किया हुआ है तो फिर आप जब इसके लिए सिर्फ आपको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आप पास करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन इससे भी है कि इसमें आप यू नीड टू कॉल अ स्पेसिफिक स्पेशल मीटिंग या स्पेशल आपको जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर से मेरी मुराद वो कस्टमर सप्लायर नहीं, खासतौर पर जो आपका बोर्ड है और आपके शेयर होल्डर्स हैं, तो इनसे आपको फिर भी कंसेंट तो लेना ही है ना, एक डिस्कशन तो करनी है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो स्पेशल रेजोल्यूशन में अगर एनीबडी कैन रेज एनी क्वेश्चन तो यू हैव टू एड्रेस इट, लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में तो आप देखें ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले ही लिखा हुआ है, किसी को कोई सवाल नहीं होता इसमें, इसमें तो आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में। तो ये बात है। फिर ये मेंबर्स वॉलंटरी भी हो सकती है और क्रेडिटर्स वॉलंटरी बाइंडिंग का भी हो सकती है, लेकिन बेशक क्रेडिटर्स वॉलंटरी भी है, लेकिन स्टिल वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जो करना या ना करना कंपनी के मेंबर्स का अपना अपना फैसला होता है। तो ये बात है। मेंबर्स वॉलंटरी बाइंडिंग अप टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द कंपनी इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास उनको देने के लिए पैसे नहीं है या कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हमने डिसाइड किया अभी पढ़ा पीछे कि ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, या तो उसका पर्पस पूरा हो गया या आप सबने मिलकर डिसाइड किया है कि इसको बंद कर देना चाहिए। अगर वॉलंटरी बाइंडिंग अप हो रही है यानी वॉलंटरली सारे लोग ये डिसाइड करें कंपनी को बंद कर देना चाहिए, कोई इन पे लॉ की या कोई ऐसा ग्राउंड नहीं, कंपल्शन नहीं उन पे आ रही, तो फिर क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन टू द फैक्ट, उनको ये बताना होता है कि कंपनी इसलिए नहीं कर रहे कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, हम कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, हमने सारे कर्जे पे ऑफ कर दिए हैं और अब हम कंपनी को बंद करें। ये एक पीसफुल कंक्लूजन होता है किसी भी कंपनी का। Directors of the company shall call a board of directors meeting and make a declaration of winding up accompanied by affidavit stated that कंपनी के पास के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कंपनी will repay it, अगर कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है भी तो वो within 3 years from the commencement of winding up as specified in the declaration वो उसको पूरा कर देगी। तो ये बात है, ये सारी इसमें एज ए लीगली अपने आप को बाउंड कर देती है ये काम करके।
फिर अगर creditors voluntary winding up है तो उसमें क्या है, where the resolution for winding up has been passed but the directors are not in a position to give declaration on the liability of the company, तो इस केस में क्या होता है कि they may call a meeting of directors for the purpose of winding up. It is the duty of board of directors to present full statement of company. देखो सबसे important जो बात है ना voluntary winding up में, वो यही चीज है कि आपने ये बताना होता है कि हम बंद तो कर रहे हैं लेकिन हमने सबके कर्जे पैसे पे कर दिए हैं, और अगर नहीं पे किए हुए तो हमें लाइबिलिटी विद इन 3 years, और जैसे आप जो भी आप टाइम पीरियड डिक्लेरेशन में देंगे उस टाइम पीरियड तक हम ये सारे पैसे वापस कर देंगे। और अगर वो नहीं है इस पोजीशन में तो फिर क्रेडिट अगर वो क्लोज करना चाह रहे हैं और लेकिन उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो फिर क्या होगा कि एक मीटिंग कॉल अप होगी इस पर्पज के लिए। और फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अपनी पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, यानी कि जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पेश करेंगे उनके सामने, और जो है ये बताएंगे कि कौन कौन क्रेडिटर है और कितने कितने ड्यूज उनके बकाए हैं। Whatever the resolution passes by the company in a meeting shall be given to registrar within 10 days of its passing. तो ये भी बात है, ये बात है इसमें, अगर ये सिचुएशन है तो ये अब इसका डिफरेंस बताया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप, मेंबर्स की वॉलंटरी वाइंडिंग अप, क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में क्या फर्क होता है। मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में कोई कमेटी, इसका इस मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब ये है कि नाउ दे डोंट हैव एनी डेट्स ड्यू और आपस में मेंबर्स डिसाइड कर रहे हैं कि इनको सुबह कर दें। देयर इज नो मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, क्योंकि ज़ाहिर है उनका कोई लेन देन रिक्वायर्ड नहीं है, कंपनी ने कर्जा ही नहीं देना, जब कुछ रहता ही नहीं है बकाया तो क्या उनको इन्वॉल्व करना है बीच में। एक्चुअल तो स्टेक होल्डर्स वो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट और आपकी शेयर होल्डर्स फाउंडर्स जो है। लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, लिक्विडेटर को लाजमी अपॉइंट किया जाता है क्योंकि वो फिर सारी प्रोसीडिंग्स को देखता है। प्रोसीडिंग क्या होती है कि आप लिक्विडेटर, इसको रिसीवर भी कहते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं। फिर ये क्या करता है, ये सारी असेसमेंट करता है कितने एसेट्स हैं और उनको बेच के मार्केट वैल्यू के मुताबिक कितने पैसे बनेंगे, और वो पैसे फिर एक अकाउंट में जमा हो जाते हैं। अगर कोर्ट के थ्रू हो रही है तो कोर्ट इसको टेक ओवर कर लेता है, और फिर क्रेडिटर्स की प्रायोरिटी वाइज जो लिस्ट उनको प्रोवाइड की जाती है उसकी प्रायोरिटी वाइज उनको पेमेंट कर दी जाती है, और सबसे आखिर में अगर कुछ बच जाए तो वो शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। ये प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है जो बाय लॉ फॉलो किया जाता है। पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द लिक्विडेटर विद द सैंक्शन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये ज़ाहिर है उसको पावर दी जाती है तो वो ये को काम कर सकता है ना, अदरवाइज तो नहीं कर सकता, और इसको मेंबर्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्रेडिटर्स वॉलंटरी बाइंडिंग में क्या होता है कि चूंकि इनके पैसे अभी देने इन्वॉल्व हैं, अभी दिए नहीं है और ना ही उनके पास पे करने की लायबिलिटी है, या पे करने की लायबिलिटी है भी बट दे नीड सम टाइम टू पे इट, तो फिर क्या होता है, मैं इसमें कमेटी बनाई जाती है, कमेटी में उनको शामिल किया जाता है, मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटर एंड देयर विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स आल्सो। Both the members and the creditor nominate the liquidator. Power can be exercised with the sanction of the tribunals or committee of inspection or meeting of directors. किसी भी तरह obviously जाहिर है जिस लिक्विडेटर को आप अपॉइंट करें उसको आप ये पावर्स देंगे तो वो काम करेगा ना। और इसको क्रेडिटर कंट्रोल इसलिए करता है क्योंकि क्रेडिटर्स के पैसे आपने नहीं दिए अभी तक, उनके ड्यूज क्लियर नहीं किए, तो जब तक वो होंगे नहीं तो उनका स्टेक शामिल रहेगा बीच में, तो ये बात। लेकिन अगर स्टिल यहाँ पे कंपनी कोई ऐसी चीज हरकत करती है कि वो नहीं दे पे कर पाती या कोई इस किस्म की सिचुएशन बन जाती, देखो ना, यानी कि आपने क्रेडिटर को इस पॉइंट पे कॉन्फिडेंस में ले लिया है कि हम आपके पैसे वापस कर देंगे, और ये हम आपको भी कमेटी में शामिल कर लिया है, लिक्विडेटर भी आपकी मर्जी का ले रहे हैं, लेकिन हम कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं। इट मे कैन बी ऑफ एनी रीजन की जिसकी वजह से आप बंद करें, तो उसको आपने जब, लेकिन अगर लेटर ऑन ऐसा होता है कि कंपनी नहीं पे कर पाती तो फिर क्रेडिटर जो है वो कोर्ट में जा सकता है। विद दैट जो एफिडेविट या जो डॉक्यूमेंटेशन उसने की है डायरेक्टर्स के साथ, जैसे हमने पीछे देखी, उसके साथ वो एक लीगल एविडेंस है उसके पास कि इन्होंने मेरे साथ जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया, तो ये बात। तो अगर आप और करें तो हर जो जितने भी सिनेरियोज हैं उसमें एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आती है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये कोर्ट ऑफ लॉ ही है जो आपको ये इम्प्लीमेंटेशन करा के देता है, क्योंकि अगर दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट आ रही है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना होता तो डिस्प्यूट ही ना आती और पीसफुली एंड टू एंड ये बिजनेस ले जाते। अब अगर ये एंड टू एंड बिजनेस नहीं लेके जा रहे इसका मतलब है कि देयर इज अ डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट है तो कोई भी जो है दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर कोर्ट ये चीज एक्सरसाइज कराता है, बेशक वो कंपल्सरी हो, बेशक वो वॉलंटरी हो, बेशक वो खुद कोर्ट नोटिस ले ले। मिसाल के तौर पर स्टेचुटरी मीटिंग नहीं हुई, अगर हमने जैसे डिसाइड किया था मीटिंग में पढ़ा था कि वंस इन लाइफ टाइम होनी स्टेचुटरी रिपोर्ट आप जब सबमिट करेंगे उसके बाद ये लीगल उसकी एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट होगी, दैट इज अ कंपल्शन। तो उसको ग्राउंड बना के अगर कोर्ट ये नोटिस ले लेता है कि कंपनी ने स्टेचुटरी मीटिंग नहीं की, लेट्स सपोज, या रेगुलेटर की उस पे इंफॉर्मेशन पिटिशन पे कर लेता है, ये चीज का नोटिस ले लेता है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं हुई हुई, तो भी कोर्ट ही करेगा उसको क्लोज। और अगर लेट्स सपोज किसी भी वजह से क्रेडिटर कुछ एप्लीकेशन पिटिशन फाइल कर देता है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज में से कोई पिटिशन फाइल कर देता है, तो कंपनी वाइंड अप हो सकती है। तो ये हर जो भी हमने सिनेरियो कवर किया उसमें एंड में अगर आप लेट्स सपोज अगर इवन अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप में भी there is a chance that you can go to the court of law in case आपने जो म्यूचुअल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास किया, आपने कंपल्सरी रेजोल्यूशन को पास किया, लेकिन स्टिल आप
अगर वो उस तरह से चीजें नहीं हो पा रही, आखिरी जो वाहिद सहारा है वो आपका कोर्ट ऑफ लॉ ही है, कि कोर्ट ही आपको ये फिर चीजें एक्सक्यूज करा के देता है, क्योंकि कोर्ट हैज अ पावर, तो फिर लीगल बाइंडिंग आ जाती है, तो आप उसको यू हैव टू फुलफिल दैट बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये इसीलिए कोर्ट को इन्वॉल्व किया जाता है ना, क्योंकि कोर्ट फिर इम्प्लीमेंटेशन कराती है, तो आप सिक्योर हो जाते हैं अगर आप आपकी तरफ से चीजें सारी रिक्वायरमेंट्स और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हैं। तो ये बात है जनाब, ये आपका बाइंडिंग अप का टॉपिक था।